साथ में मैक्सिमम खींच के एक बजे मैं आराम से चल लो, छुट्टी है चलो। अभी डेट शीट आई ना तुम्हारी, इस हफ्ते में आ सकती है, इस हफ्ते में ना अप्रैल के पहले वीक में आ सकती है। चलिए उस दिन हम फिक्स पॉइंट पर केस आया था, केस फर्स्ट का डिस्कशन हो गया था, मुझे ऐसा ध्यान है पेज नंबर 150, पेज नंबर 150। अब आवाज नहीं जैसा तुम कई दिन लाए दो डालना अपने दिमाग पर ढंग से पढ़ना। केस फर्स्ट की बात हो गई थी, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है केस सेकंड से सुपर प्लस 1 और 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट अकॉर्डिंग है जितने और ये सभी केस बता चुका था। अब ये क्या बल, आप कहोगे कि सर जी आपने तो बल बताया ही नहीं था इस केस में। बिल्कुल हम भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये बल उसको मानना है जब रूट समान हो। कैसे रूट हो? समान। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा मतलब 20 का माइनस 16 0 होगा तो इक्वेशन जैसे जेड की बन गई, जेड माइनस 1 की होल घात 2 में तो जेड बराबर 1, तो दो रूट समान हो गए ना। लेकिन जब समान रूट आ रहा है तो वो इसकी क्वांटिटी गिनती में एक ही कर रहा है क्योंकि डिफरेंट हो रही है। अब इक्वेशन क्या होती है? W इक्वल टू एफ जेड के रूप में। अब W माइनस 1 पहले को लेकर कर लो तब भी वही रिजल्ट आएगा, दूसरे वाले को लेकर करोगे W माइनस 1 तब भी रिजल्ट वही आएगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो आपका तो दो रियल जो रूट है उसको आप एक कन्वर्ट क्या मानोगे? एक रियल। 2 का मानोगे जब ये 0 है, D का मान 0। अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं? भिन्न भी हो सकते हैं, भिन्न और रियल मतलब डिफरेंट और रियल, और डिफरेंट और रेशनल भी हो सकते हैं। ये पूरा केस मैंने आपको समझा दिया था। केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड देखना है। केस सेकंड में पहला केस क्या था बच्चों? ये सब आसान है, कुछ सही समझा दे रहा हूँ। पहले केस में C नॉट इक्वल टू 0 था, इस केस में C इक्वल टू 0 ले लिया जाए। और इक्वेशन आपकी थी क्या? इक्वेशन नहीं, W इक्वल टू क्या था? AZ प्लस B बटे CZ प्लस D, ये था। अब इसमें हम C बराबर ले लें 0, तो W बराबर क्या बचेगा? AZ प्लस B बटे D बचेगा। तो क्या होगा? ये A अपॉन, और जब हम फिक्स पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो W के स्थान पर क्या लिख लेते हैं? Z इक्वल टू AZ प्लस B बटे D, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ZD इक्वल टू AZ प्लस BZ दोनों लाओगे तो हो जाएगा ZD माइनस A इक्वल टू B, तो Z इक्वल टू D बटे B बटे D माइनस A। जो एक फिक्स पॉइंट होगा तब जब C बराबर 0 होगा हमारा ये होगा Z इक्वल टू D बटे D माइनस A। समझ में आ गया नहीं? तो ये इसमें लिखा है क्या बनाया केस कि अगर C 0 है, ध्यान सुनना, लेकिन शर्त एक और है D 0 ना, क्योंकि अगर D भी 0 हो गई, ध्यान सुनो, C भी 0 हो गई और D भी 0 हो गई तो फिर तो W का मान इनफिनिटी हो जाएगा। इसलिए इस केस के लिए आवश्यक है कि अगर C 0 नहीं है तो D भी 0 के बराबर नहीं होनी। केस नंबर 2। अब मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, सब जितने प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव से पहले इसको खत्म कर दूं। तो ये हो गया आपका पहला। बस इस प्रकार इफ A माइनस D नॉट इक्वल टू 0, अगर A माइनस D 0 के बराबर नहीं है तो ट्रांसफॉर्म है टू फिक्स्ड पॉइंट, एक तो इन्फिनिटी और एक D बटे D माइनस A, बट इट है दो फिक्स पॉइंट तो है लेकिन दोनों में रियल एक ही है। एक कैसा है? इनफाइनाइट है। ओनली वन फिक्स पॉइंट इन्फिनिटी इफ A माइनस D इक्वल टू 0। इन्फिनिटी कब आएगा? यहाँ से देखो जेड का एक कॉमन ये हो गया, निकल के आया, लेकिन अगर D माइनस A 0 हो गया तो फिर जेड क्या हो जाएगा? और ये D माइनस A केवल एक ही स्थिति में 0 हो सकता है जब D और A कैसे हो? समझ में आया? तो ये केस ध्यान रखने पड़ेंगे कि अगर C 0 के बराबर नहीं है और D 0 के बराबर नहीं है तो फिक्स्ड पॉइंट प्राप्त हो सकते हैं।
जिनमें से एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट इतना होगा, इनफाइनाइट इन्फिनिटी है ही। इनफाइनाइट होने की शर्त क्या है, बी और ए कैसे होने चाहिए, बराबर होंगे। ठीक है, बी और ए बराबर होंगे तभी तो डी माइनस से 0 होगा। अब बच्चों जो ये पूरा प्रोसीजर पढ़ाया गया है इसको शॉर्ट में लिख दिया, इसमें लिख दिया है शॉर्ट में। देखो शॉर्ट में क्या लिखा है, हेंस वी कंक्लूड दैट ट्रांसफॉर्मेशन वन है, ओनली वन फाइनाइट, केवल एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। ये लिखा हुआ डी माइनस ए की होल घात 2 प्लस 4bc इक्वल टू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट है, निकाल लो उस इक्वेशन, समीकरण नंबर 1 का डिस्क्रिमिनेंट में पढ़ा चुका तुम्हें। अगर देखना ये इक्वेशन तो आई थी समीकरण नंबर 2 में, सी जेड स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू जेड माइनस बी इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जेड का कोएफिशिएंट डी माइनस ए घात 2 माइनस 4a, ए का मान सी, ए माइनस 1 प्लस बी। जब इसका मान 0 होगा तब एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट होगा। समझ में आया। 2 की बात करें तो वो रियल होगा, वो रियल ना सेम होगी, और जब सेम है तो उनको दो लेना काउंट नहीं करते। एक तो ये हो गया बच्चों, सभी बता चुका हूँ। नंबर 2 क्या है, 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट जब होंगे जब c 0 के बराबर नहीं है। बता चुका था मैं कल, c बराबर नहीं है किसमें, 0 की। 2 फाइनाइट हो जाएंगे और ये बिल्कुल तब 0 के बराबर होगा। उल्टा बोल गया मैं। तो एक रियल रूट जब होगा जब c नॉट इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0, और 2 फाइनाइट और रियल जब होंगे जब c नॉट इक्वल टू 0, डी भी नॉट इक्वल टू, और एक फाइनाइट कब होगा, जब c जो है आपका 0 के बराबर हो और ये डी भी आपका 0 के बराबर ना हो। एक फाइनाइट, और दूसरा जो रूट होगा इनफाइनाइट वो कब होगा, जब c 0 और d नॉट इक्वल टू 0 और a माइनस डी इक्वल टू 0, तब जेड इन्फिनिटी हो जाएगा। ये सभी केस तुम्हें पता होनी चाहिए, इनमें से कुछ में पूछा जा सकता है। फिक्स पॉइंट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। पूछा यही जाएगा कि w इक्वल टू ए जेड प्लस वी अपॉन सी जेड प्लस डी का कब रूट रियल होगा। एक फिक्स पॉइंट होगा और वो कब होगा। अगर c बराबर 0 है इसमें तो क्या क्या स्थिति बन सकते हैं, अगर c 0 है और डेल्टा भी आपका, डेल्टा की तो बात ही नहीं करेंगे हम क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक बनेगी ना, c 0 है तब इसका एक फाइनाइट रूट और एक इनफाइनाइट रूट होने के लिए d को कैसा होना आवश्यक है, d भी 0 होना, 0 नहीं नॉट 0 होना चाहिए। अगर c 0 दे दिया और d भी 0 दे दिया तो z का डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये सब डिटेल में आपको पता होना चाहिए, डिटेल पता होगी तभी शॉर्ट आंसर दे पाओगे। चलिए कुछ दिन समझा दिया था, ये बस एक पॉइंट था जो आज समझाना, एक दो पॉइंट और बस इतना इम्पोर्टेंट। इलिप्टिक और ये पैराबोलिक केस वाला एक नॉर्मल फॉर्म अब आता है 3.248 क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों दो तरीके से निकाली जाती है नॉर्मल फॉर्म। एक जब दो फिक्स पॉइंट हो और एक जब एक फिक्स पॉइंट। अगर दो फिक्स पॉइंट है, माना w इक्वल टू एफ जेड, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके दो फिक्स पॉइंट है, एक अल्फा और एक बीटा, तब बाइलिनियर, तब उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी बच्चों, फॉर्मूला होगा w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस, ये हो जाएगी। अब जिसमें लैम्डा क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना, पूरा डिटेल याद नहीं करना है, ये नहीं करना, बस एक ये याद रखना है आपको, लैम्डा। दो रूट कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, और w इक्वल टू वास्तव में क्या है, ए जेड प्लस बी और सी जेड प्लस डी।
यही तो है। तो आपको लैम्डा याद रखने के लिए एक तो अल्फा और बीटा रखनी है और एक नीचे वाला डी और सी याद लेकर। लैम्डा किसकी सहायता से है? डी और सी जो नीचे है और आपका अल्फा और बीटा, ये चार कंपोनेंट यूज होंगे लैम्डा में और इसका जो मान हो जाएगा डी प्लस बीटा इंटू सी बटे डी प्लस अल्फा इंटू सी। बड़ा आसान है आपका लैम्डा का मान। डी और सी तो यहाँ से निकाल लोगे, सी क्या जेड का गुणांक और डी कॉन्स्टेंट टर्म अलग से जो है, और अल्फा और बीटा फिक्स पॉइंट है आपके। इसमें रख देना लैम्डा इक्वल टू डी प्लस बीटा सी बटे डी प्लस अल्फा इंटू सी। लैम्डा क्या आएगा पूरा डिटेल आपको नहीं बाइलिनियर फॉर्म ये होगी। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? ऑब्जेक्ट बता दूंगा ज्यादा कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्मल फॉर्म क्या है जब दो रूट उसके हैं, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा। ये बताओगे आप ये वाली। इस सवाल में ये पूछा जा सकता है कि ये नॉर्मल फॉर्म है इसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसमें लैम्डा क्या है ना? तो ये दिया होगा। फिर इसके लिए अगर ये पूछेगा कि ये नॉर्मल फॉर्म है तो फिर डब्ल्यू के बारे में बताएगा, वेयर डब्ल्यू इक्वल टू इतना, क्योंकि ये डिपेंड लैम्डा किस पर रहेगा? सी और डी के रूप में। अब इसको जरूरी है सी और डी के रूप में डिनोट करना, इसी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर ये आपको दिया गया, तो लैम्डा के लिए ये फॉर्मूला है। आपसे लैम्डा का मान भी निकलवा सकता है कि लैम्डा का मान क्या है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये फॉर्म इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, वो आगे का केस है, डिपेंड करेगा लैम्डा के मान पर। लैम्डा का मान एक है तो क्या होगा, एक से छोटा तो क्या होगा, एक से बड़ा है तो क्या होगा। फिलहाल आपके जो प्रश्न हो गए कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्मल फॉर्म क्या है जब दो एडजस्ट करते हैं, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट एडजस्ट करते हैं। अब एक फॉर्म है बच्चों आपकी जब एक रूप हो आपका, थ्योरम नंबर 14 में, जब एक फिक्स पॉइंट हो आपका, दोनों ध्यान रखोगे फॉर्म और लैम्डा का मान। अगर हमारा फिक्स पॉइंट एक निकल रहा है, एक रियल फिक्स पॉइंट निकल रहा है, हमारा अल्फा निकल रहा है, तो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या है? फिर नॉर्मल फॉर्म है 1/W माइनस अल्फा इक्वल टू 1/Z माइनस अल्फा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा। देखो इन फॉर्मूलाओं को याद रखने का आपको फायदा मिलेगा। एक तरीका होता है कि W इक्वल टू इतने है, इसकी नॉर्मल फॉर्म ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका बहुत कठिन है और एक तरीका बहुत आसान है। W बराबर Z रख के आप Z के दो मान ज्ञात कर लीजिए अल्फा बीटा, फिर लैम्डा ज्ञात कर लीजिए, डायरेक्ट अपनी फॉर्म में रख दीजिए, क्यों पूरा डिटेल कर। तो अब इसके लिए आपको जो लैम्डा है, इसका लैम्डा का मान जो है सी बटे डी प्लस सी अल्फा है, तो यार लैम्डा इक्वल टू सी बटे सी प्लस डी अल्फा, सी बटे सी प्लस डी अल्फा है आपका। लैम्डा का मान लिखा हुआ है सबसे नीचे 131 पेज पर, सी बटे, मैंने गलत लिख दिया है, सी बटे डी प्लस सी अल्फा, ये फॉर्मूला है। ये लैम्डा का मान याद रखना, माना कोई भी W इक्वल टू एफ जेड है और आप उसको कह रहा है कि नॉर्मल फॉर्म में ज्ञात कीजिए, बदलिए, तो एक तो तरीका बहुत ही ज्यादा कठिन है। W बराबर जेड रख के उसे एडजस्ट करते रहिए, तो उसमें ये रूप आए W माइनस अल्फा, कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, कुछ गुणा करना, तो उसमें तो टाइम लगता है। कोई सवाल हो ही जाता है और कोई हो ही नहीं पाता है, दिमाग में नहीं आ पाती क्या एडजस्ट करें, कहाँ करें। ये तरीका सबसे बेस्ट है। फॉर्मूला याद रखो, लैम्डा का मान रखो और लैम्डा और अपने अल्फा का मान को इस्तेमाल समझ आ गया। दो ही फॉर्मेट। अब यहाँ के बाद नोट 1 और नोट 2 में अपने आप याद कर लेना क्या है। फॉर्म ये अलग अपने आप याद करोगी। इम्पोर्टेंट केस अब आता है आपका 3.25 इलिप्टिक, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन। जरूर आपको सवाल पेपर में मिलने वाला है। देखिए जरा, इलिप्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है? वही फॉर्म आपकी बाइलिनियर है, किताब से ही समझो, बोर्ड पे जो जरूरत होगी तब लिखूंगा। खत्म करना मुझे आज, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ।
आप एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे W इक्वल टू टी जेड, और टी जेड क्या ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस डी। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है वो कंडीशन लिख दी आगे ए डी माइनस बी सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसको सरल करना है, सरल करके आपको जो बताया गया है बस डिटेल ना करना ज्यादा। क्या बताया गया नॉर्मल फॉर्म इसकी, W माइनस अल्फा बटे W माइनस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ के लिख दिया है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। Z माइनस अल्फा बटे Z माइनस, पहले आपको दी गई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस रूप में लाओ। सभी विद्यार्थी बोर्ड पर देखो, जब आपसे कहे कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये आप बताइए। पहले मैं इसका प्रोसीजर बता रहा हूँ जो ये बता रहा है, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको क्या चाहिए। ये कह रहा है कि पहले इसको इस रूप में लेके आइए, W माइनस अल्फा बटे W माइनस बीटा इक्वल टू लैम्डा इनटू Z माइनस अल्फा बटे Z माइनस बीटा। तो अब जो भी केस बनेगा वो इस K पर डिपेंड करेगा। तो K का मान कितना है, इतना है तो ये इतना है, तो K मतलब लैम्डा, लैम्डा का मान मैंने आपको बता रखा है। किस किस पर डिपेंड करेगा, W इज इक्वल टू AZ प्लस B बटे CZ प्लस D। सी और डी तो यहाँ से लेंगे और अल्फा और बीटा इसके रूट लेंगे, जो भी अल्फा और बीटा रूट है, माना रूट अल्फा और बीटा ले रखे हैं, तो आप क्या लिखोगे, डी प्लस ये सी अल्फा बीटा ले दो, सी बीटा ले दो और बटे डी प्लस सी अल्फा। ये किसका मान है, ये के बता रहा है। अब इस लैम्डा के मान पर डिपेंड करेगी, इसका जो भी मान आ जाएगा। देखिए क्या है, अगर इस K के मॉड का मान द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी इलिप्टिक इफ, यदि इसका मॉड 1 आ जाता है, क्या आ जाता है 1, मतलब एक का लैम्डा का मान प्लस 1 हो तब भी माइनस 1 हो तब भी, लैम्डा का मान, लैम्डा का मॉड का मान जो है अगर 1 आ जाता है, क्या आ जाता है 1, तब ये जो कंडीशन दी गई होगी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहोगे इलिप्टिक केस। क्या कहोगे उसको, इलिप्टिक केस। ये पहला कह रहा है इसमें इतना, इसको सी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो इसको इस रूप में बना सकते हैं जहाँ के इतना है। अगर मॉड ऑफ के 1 आ गया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये क्या कहलाएगी, इलिप्टिक कहलाएगी। और इक्वेशन कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फिर ये नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि +1 जो हुआ ये मॉड का मान, लैम्डा का मान +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो ये वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, हेलो हेलो दिवाकर, अच्छा दिवाकर भाई इस समय क्लास चल रही है, तुम शाम को कॉल करना, ठीक है। क्लास चल रही है इस समय, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो शाम को कॉल कर लेना, कभी कर लेना, शाम को कर लेना। भाई अब तो मैं पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, अब कैसे बात करूंगी तुमसे, बताओ। शाम को कॉल कर लेना, कभी कर लेना शाम को। समझ में आ गया ये केस आपका, इलेक्ट्रिक कब होगा, जब लैम्डा का मान +1 आ जाए या -1 आ जाए। लैम्डा का +1 हो, -1 हो, तो मॉड ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, 1। पेपर में बहुत चीज नहीं पूछता है, बट डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि केस इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, या अगर इलिप्टिक केस होगा तो इसकी फॉर्म क्या बन सकती है, लैम्डा बराबर +1 यहाँ लिख दोगे आप। लैम्डा का मान क्या होगा ये बता ही चुका हूँ आपको, लैम्डा का ये सब का मान है। जब 2 फिक्स पॉइंट आए अल्फा और बीटा, फॉर्म कोई सी बने, लैम्डा आप इसी फॉर्मूला से। मुझे एक बात बताओ, अगर हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ फॉर्म कौन सी है, तो हम इसको इस रूप में लेकर आए, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं। बस किस पे डिपेंड है, लैम्डा पे डिपेंड है। लैम्डा हम जानते इतना होता है,
तो अल्फा बीटा निकालो। W बराबर जेड रखा है इसमें, जेड के बाद एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, और इसमें से सी और डी ले लो, डायरेक्ट इसमें रख के लैम्डा का मान निकालो, बीच में कट आ गया ऑब्जेक्टिव। अब बच्चों दूसरा जो केस दे रखा है इसको छोड़ दीजिए, इसको हेंस एग्री सर्किल ऑफ, इस बात को मत पढ़िए। अब इफ यदि c बराबर 0 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देखो क्या कह रहा है लोग, इफ यदि c इक्वल टू 0 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 होगा तो सबसे पहले ये बताओ फिक्स पॉइंट कितने होंगे। अगर c इक्वल टू 0 होगा तो फिक्स पॉइंट कितने होंगे, तो उनमें से रियल कितना होगा, एक तो इनफाइनाइट ही होगा, तो एक की बात करते हैं। तो अब इस केस को भी देखो, if यदि c बराबर 0 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, then the ट्रांसोल्यूशन है वन फाइनाइट, एक फाइनाइट एंड अदर इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट रखती है। आल्सो इट कैन बी पुट इन द फॉर्म, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये नोट 1 वाली कंडीशन है बच्चों, जो 152 पेज पर नोट 1 लिखा हुआ है ना, ये नोट 1 वाली कंडीशन है। तो इसको आप लिख सकते हो W माइनस अल्फा इक्वल टू K इंटू जेड माइनस अल्फा। तो इस स्थिति में जो K होता है केवल A अपॉन D होता है, निकल के आता है। क्या आता है इस स्थिति में के A अपॉन D निकल के आता है, ध्यान रखोगे भैया K इक्वल टू A अपॉन D। तो अब इलिप्टिक कंडीशन में क्या बताया गया है आपको, इलिप्टिक केस चल रहा है ना, इलिप्टिक केस में बताया गया है कि K का मॉड क्या A, तो बिना मॉड की बात करें तो K बराबर प्लस माइनस A, और K का मान ये रखो A अपॉन D इज इक्वल टू प्लस माइनस A, तो A इज इक्वल टू प्लस माइनस D, A इज इक्वल टू प्लस माइनस D। ध्यान सुनना, A बराबर D के बराबर है या A बराबर माइनस D के बराबर है, तब भी आपका इलिप्टिक केस होगा। अब ये शॉर्ट में आंसर मिला तो मैं इस कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो मैं W इक्वल टू ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस डी ले दिया। आपसे पूछना ये क्या है, मैं W बराबर जेड रख के जेड की मान तो निकालनी ही पड़ेगी। और ये केस किसके लिए है, जब C बराबर क्या है 0, और जब C बराबर 0 है इतना हो जाएगा। यहीं से आप समझ जाओगे ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, छोटी छोटी चीजें तो पता होनी चाहिए। यहीं से तुम पता चल जाओगे अगर C बराबर 0 तो इसका एक ही रूप होगा, क्या होगा इसका एक ही रूप। अब हमें देखना है कि ये इलिप्टिक है या नहीं, इलिप्टिक है या नहीं, तो तुम्हें क्या देखना है, या तो A D के बराबर हो और या A माइनस D के बराबर हो। तो जैसे मैं लिख दूं 2z प्लस 3 बटे यहाँ 2, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, या माइनस 2 लिखा हुआ है, ये इलिप्टिक होगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना जेड निकालना ना कुछ भी निकालना। समझ में आया, ये छोटी छोटी चीजें इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको जल्दी काम हो जाएगा। अब 3z प्लस 5 बटे 3 लिखूंगा तब भी केस इलिप्टिक है, और यहाँ माइनस लिख दूं तब भी। अब जरूरी ना है यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस हो सकता है, क्योंकि A बराबर माइनस B को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, B बराबर माइनस A, बात तो एक ही है। तो आपका ये अभी इलिप्टिक। आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्या याद रखना है, अगर C 0 नहीं है आपका और डेल्टा भी 0 नहीं है, आप देखें C भी 0 नहीं है और डेल्टा भी 0 नहीं है, डेल्टा में तो मैं बता चुका हूं क्या है। तब आपकी नॉर्मल फॉर्म ये बनेगी, लैम्डा का मान इतना और लैम्डा का मान प्लस माइनस, लैम्डा का मान प्लस माइनस 1 होगा, तब इलिप्टिक केस क्या होगा, इलिप्टिक केस होगा। अगर C 0 के बराबर है तो इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि डेल्टा का टर्म होगा ही ना यूज, क्योंकि ये एक घात की इक्वेशन होने की डेल्टा होता 2 घात की इक्वेशन। फिर आपको देख लेना A बराबर D है या A बराबर प्लस माइनस D है, जो भी है, फिर इलिप्टिक होगा। इलिप्टिक का केस खत्म हुआ बच्चों, दोनों ही केस में एक रूट हो, मतलब C 0 हो या C 0 नहीं हो, दोनों केस। अब आता है हाइपरबोलिक का। हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले ही केस की बात करते हैं। पहला केस क्या है, कौन बन गया भाई,
पहला केस क्या है, सी भी 0 ना हो और डेल्टा भी 0 ना हो, मतलब कि दो फिक्स पॉइंट हो, दो फिक्स पॉइंट या तो रियल और सेम, रियल और सेम है तो आप गिनती एक नहीं करोगे, और अगर वो डिफरेंट है तो गिनती दो में करोगे। तो ये इसी में आएगा जब सी 0 डेल्टा 0 नहीं, पहला नेट वाला सी नॉट इक्वल टू 0 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देन द ट्रांसफॉर्मेशन 1, ट्रांसफॉर्मेशन 1 इसको बोल रहा है W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, इसको बोल रहा है, ये लिखा हुआ इसको बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। कब, अगर सी भी 0 नहीं है और डेल्टा भी 0 नहीं, तब इस बन से, या ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 हैविंग टू फाइनाइट, दो फाइनाइट, अब फाइनाइट कैसे, डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट होंगे, अगर 2 कह रहा है तो वो डिस्टिंक्ट होंगे, और 1 कह रहा है तो वो रियल और सेम होंगे। पॉइंट्स अल्फा बीटा कैन बी पुट इन द फॉर्म 2, तब इसको हम इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की फॉर्म कौन सी, वही अभी जो बताई, W माइनस अल्फा बटे W माइनस बीटा इक्वल टू लैम्डा, Z माइनस अल्फा बटे Z माइनस बीटा। ये कह रहा है कि अगर C बराबर 0 नहीं, C बराबर नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ लैम्डा बराबर क्या है, मैंने पहले भी लिखा था D प्लस सी बीटा बटे D प्लस सी अल्फा, जहाँ लैम्डा बराबर इतना, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रिक के लिए भी था, यहाँ से बदल जाएगा, यहाँ से केस बदल जाएगा। क्या कह रहा है आगे, द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी हाइपरबोलिक इफ यदि k इज रियल एंड पॉजिटिव, अगर k रियल है और कैसा है, साथ ही साथ पॉजिटिव है, तब क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान से सुनेंगे आप, क्या बोला, k इज रियल एंड पॉजिटिव, ये दो ही चीज तो बोले, k इज रियल एंड पॉजिटिव, ये चीज बोले। अगर ये केस है तो क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। अब पीछे लौटो, पीछे लौटो, अभी जो ऊपर पढ़ा था हमने k का मान +1 या -1 पढ़ा था, तो इसमें माइनस तो कट गया क्योंकि पॉजिटिव कह दिया, लेकिन अगर +1 आ गया तो +1 तो इसमें भी आया है ना। फिर क्या करें, तो फिर ये करें कि यहाँ जो इसने लिया है ना k इज रियल एंड पॉजिटिव, यहाँ लिख दोगे बट नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, तो k रियल और पॉजिटिव तो हो लेकिन 1 के बराबर ना, क्योंकि अगर 1 के बराबर k पहुंच गया तो फिर उसका मतलब है फिर वो इलिप्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलिप्टिक हो जाएगा। -1 आ गया तब भी इलिप्टिक हो गया, परेशानी तो प्लस कोई बनी ना, क्योंकि रियल और पॉजिटिव तो 1 है, इसमें भी होना चाहिए नहीं, यहाँ ये पूरा है बट नॉट इक्वल टू, रियल हो और पॉजिटिव हो लेकिन 1 के बराबर अगर नहीं है, बाकी कुछ भी है, k का मान कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव आए रियल आए लेकिन 1 ना आए, 1 को छोड़कर कोई पॉजिटिव रियल बना जाए, केस तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारा हाइपरबोलिक। तो आपको क्या चीज डिपेंड कर रहा है केस निकालने में, बस आपको k अर्थात लैम्डा आ गया, इसका मान निकालने ही आपको पता चल जाएगा ये इलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है। और k का मान निकालने के लिए या लैम्डा का मान निकालने के लिए फिक्स पॉइंट निकालना है, और फिक्स पॉइंट निकालने के लिए क्या बताया है हमने कि W इक्वल टू जेड रख देते हैं और उसके बाद सरल कर देते हैं जेड के मान, जेड के एक मान को लिख लेते हैं डॉली और एक मान को बीटा लेते हैं। हाइपरबोलिक केस हो गया बच्चों। अब ये आज कह रहा है इन दिस केस, इस केस में आर्गुमेंट k इक्वल टू 0 है, आगे बता रहा है, अपने पढ़ लेना। दूसरा केस होता है कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर इस केस में k का आर्गुमेंट कितना है 0, तब इक्वेशन 2 गिव्स, इक्वेशन 2 इतना देता है हमें, और इसको सरल करोगे तो सरल करके लास्ट में क्या आया है, आर्गुमेंट ऑफ a इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ b। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना कि अगर हाइपरबोलिक है, ये क्या है हाइपरबोलिक है, तो a का आर्गुमेंट और b का आर्गुमेंट कैसा होगा, समान होगा। तो a और d का आर्गुमेंट कहाँ से निकलेगा, ये और ये, बड़ा आसान होता है निकालना आर्गुमेंट। देखो
ए और डी अगर इन दोनों के आर्गुमेंट सेम है तब भी हम क्या कह देंगे, हाइपरबोलिक कह देंगे। अब आर्गुमेंट कैसे निकलता है, बड़ा आसान होता है। जैसे मान के चलो ये लिख दिया 2z प्लस 5/3z प्लस 6, तो क्या इनके आर्गुमेंट समान हो सकते हैं? या अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं और इसको 6 लिख दूं, 6 छोड़ा 2 ही लिख दिया, क्या आर्गुमेंट सेम हो सकते हैं? नहीं होंगे। ये जो 1 लिखा है, 1 को क्या लिख सकते हो आप, cos π/2 प्लस i sin π/2। इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो क्या इसका आर्गुमेंट π/2 हो सकता है? नहीं होगा ना, डिफरेंट होगा। आर्गुमेंट केवल सेम तभी हो सकता है जब ये दोनों ए और बी कैसे हो, सेम। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी ऑब्जेक्टिव निकलेंगे आपके। रिमार्क में लिखा हुआ है, अपने आप देखना क्या लिखा हुआ है रिमार्क में। अब कंडीशन आती है पैराबोलिक, क्या आती है? और पैराबोलिक। और बच्चों पैराबोलिक के लिए एक चीज आवश्यक है। अब तक दोनों केसेस में आपने दो का आर्गुमेंट एक मिनट हो जाएगा ना, 2 ब्रैकेट। अरे हाँ ठीक है, 2 का आर्गुमेंट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 × 1 हो जाएगा और 2 किसमें बन जाएगा, उसके मॉडुलस में बन जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट तो सेम होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर है आपका यहाँ तो आर्गुमेंट सेम होगा। तो अभी बात किस पर चल रही थी? हाँ बात चल रही थी कि अभी जो 2 केस तुमने पढ़े, हाइपरबोलिक के और एलिप्टिक के, दोनों में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पर, दोनों में सेम कंडीशन अगर पूछी जाए कि दोनों में कौन क्या बात होती है, हाइपरबोलिक और उसमें एलिप्टिक केस में डेल्टा दोनों का नॉट इक्वल टू 0, पैराबोलिक में डेल्टा 0, पैराबोलिक केस में डेल्टा क्या होता है, 0। तो एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही बन गया, तो पैराबोलिक केस में डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। ठीक है, अब आगे डिस्कशन कर रखा है वैसे इफ यदि डेल्टा इक्वल टू a - b घात 2 + 4bc, ये बता चुका हूँ कहाँ से आया है पहले ही सब में। ये अगर 0 बराबर है तब ट्रांसफॉर्मेशन एक w इक्वल टू az प्लस b/cz प्लस d क्या होगी, पैराबोलिक होगी। अब फिर ये केस इसके बन रहा है अलग अलग कि माना c बराबर 0 है तब क्या होगा, ये अपने आप देखोगे आप आगे के केस को। अब आप सवालों पर आते हैं, सवालों पर आते हैं, एक एक दो सवाल बता देता हूँ। पहला सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है भाई, w इक्वल टू z/2 - z। सवाल में पूछा क्या, ये देखो सवाल पूछा फाइंड द फिक्स पॉइंट्स। आपको फिक्स पॉइंट याद करना। अंजलि देखेंगे हमारे सिस्टर लिखेंगे, हमारे सिस्टर हो तो अंदर लिखाएंगे। यहीं आगे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आगे आगे। कौन सी क्लास में पढ़ो, क्या नाम है, पेपर चल रहा है, ये है ना एक ही क्लास, सही हो गया। देखो पूछा क्या है, फाइंड द फिक्स पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट ज्ञात करिए एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी 2 चीजें पूछी बस, पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एस को भी कहेगा, एक पूछेगा या तो इसके फिक्स पॉइंट क्या है, या बाइलिनियर फॉर्म क्या है, या ये इलिप्टिक है, या हाइपरबोलिक है, या पैराबोलिक है। एक चीज पूछेगा। अब देखिए कैसा क्या करना है। तो सबसे पहले आपको फिक्स पॉइंट ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, अगर इलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक पूछा है तो कुछ मत करिए, बस फिक्स पॉइंट निकालिए और ए और डी यहाँ से मिल जाएंगे तुम्हें। तो आपको फिक्स पॉइंट तो हर केस में निकालना ही पड़ेगा। उसको नॉर्मल फॉर्म में करवाए तो भी निकालना पड़ेगा,
उससे पूछे ये क्या है इलिप्टिक पैराबोलिक हाइपरबोलिक, तब भी फिक्स पॉइंट याद करना पड़ेगा। और खाली कह दे कि इसके फिक्स पॉइंट याद करिए तो फिर मैंने करना है। और क्या तरीका बताया हमने, W इक्वल टू जेड रखना बताया, W इक्वल टू जेड रखा और सरल करके जेड का मान निकालो। अब देखिए रेस्ट मत कर दी, जेड से जेड काट के ला देगा वो बन जाओ बहुत जल्दी, और जेड का मान निकाल के आपका 2 आ जाएगा, ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर ले तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जेड के 2 रूट निकलेंगे। ध्यान रखें हमेशा एक बात, हम जिसका के लिए सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को उसी को नहीं काटते। अगर काट देते हैं, अगर 3 घात की समीकरण है और x का एक एक टर्म काट दिया एक एक घात का, तो 2 रूट निकलेंगे। 2 घात का है और आपने एक एक घात काट दी तो 1 रूट निकलेगा। तो कभी भी किसी भी इक्वेशन में उसी टर्म को मत काटिए जिसका आप मान लो। तो ये 2z माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड, इसको इधर उड़ा लिया आपने, माइनस जेड स्क्वायर, जेड इधर उड़ाया तो ये जेड हो जाएगा इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0, जेड कॉमन, जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तो जेड का मान 0 हो गया और एक जेड का मान 1 हो गया। तो अगर तुम काट देते ऊपर तो जेड का ये जो 0 मान आ रहा ये मिल जाता है और जेड बराबर 1, ठीक है। अब 2 आ गए ना, अगर जेड काट देते तो जेड है 2 आ जाता, मतलब 1 रूट आता। मैं कहने का ये आ रहा है 2, इनमें से एक को अल्फा मानना और एक को बीटा मानना। लेट नहीं तो 2 फिक्स पॉइंट पॉइंट्स अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है, वो भी 0 नॉर्मल फॉर्म में बनवा रहा है। देखो ध्यान से, 2 तरीका है नॉर्मल फॉर्म में बनाने के। एक तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, W माइनस अल्फा को W माइनस बीटा इक्वल टू लैम्डा जेड माइनस अल्फा बटे जेड माइनस बीटा। एक तो ये तरीका तुम्हें याद है। इस तरीके में अभी आपको लैम्डा का मान निकालना होगा, और लैम्डा के मान के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया है, d प्लस सी बीटा बटे d प्लस अल्फा बीटा तुम्हारा वो हो गया। दोनों तरीकों से समझा रहा हूँ, फिर किसी एक से कर देगा। तो अल्फा बीटा हो रही और सी और डी के मान आपके यहाँ से। W की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस डी ये होती है। जेड का गुणांक सी और यहाँ जेड का गुणांक क्या माइनस 1, आगे पीछे लिख दिए तो इससे गलती मत कर देना। और डी डी का मान कितना है, ए और बी की जरूरत नहीं पड़ती है, ए और बी की हमें जरूरत नहीं पड़ती। देखो बच्चों, 2 फिक्स पॉइंट्स अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू कितना 1, और हमने ये निकाल लिए आपके डी और सी के मान। तो अब लैम्डा इक्वल टू, जरा देख के बताओ डी का मान क्या है 2 और सी का मान कितना है -1 और बीटा का मान कितना है 1 और डी का मान 2, सी का मान -1 और अल्फा का मान कितना 0। तो जरा देखना लैम्डा की वैल्यू जो हुई 2 -1 और ये 2 0 हो गया, ये तो ऊपर क्या हो गया 1 बटे 2। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 1 बटे 2। अब ध्यान से देखिए, इसमें रखो W माइनस अल्फा का मान 0, W माइनस बीटा का 1, लैम्डा का 1 बटे 2 और Z माइनस 0 और Z माइनस, तो W बटे W माइनस 1 इक्वल टू 1 बटे 2 है 1,
तो पता ना कैसे लिखा है, जरा देखो यही फॉर्म दे रखी है क्या, नॉर्मल फॉर्म। देखो यही है, एक तो तरीका ये है, मुझे यही तरीका आसान लगता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा कठिन ना है, लेकिन कभी कभी कठिन हो जाता है किसी पर विशेष परिस्थिति में। ये किसी भी विशेष परिस्थिति में कठिन नहीं होता है। लैम्डा का मान निकालो और अल्फा बीटा तुम्हारे निकली जाएंगे, उसको अब जरा देखो दूसरा तरीका क्या है भाई, बता रहे हैं फोटो खींचने में उतारते हो तो बता रहा हूँ। W/W - 1 इक्वल टू 1/2 इंटू Z/Z-1। जल्दी खींचो अगर खींचना हो तो। और दूरा चलिए बच्चों, दूसरा केस क्या, बिंदु संख्या ही मिटा दी गई। चलो कोई नहीं, अरे इधर देख लो दूसरा क्या तरीका, नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, W - अल्फा अपॉन W - बीटा इक्वल टू लैम्डा Z - अल्फा अपॉन Z - बीटा, यही तो। तुम्हें कुछ नहीं निकालना, बस ये निकालना, W - अल्फा का मान रखो और W - बीटा का मान रखो और सरल कर दो, अपने आप ही सरल करके ये वाली फॉर्म आ जाएगी आपको, लैम्डा का मान कंपेयर करके निकालो। चलिए दूसरा तरीका यही है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से भी आसान है, अल्फा निकाल लिया आपने, बीटा निकाल लिया, तो W - अल्फा क्या होगा भाई, अरे बोलो W का मान कितना है सवाल में, Z/2 - Z, Z/2 - Z और अल्फा 0 है, इसका मतलब W - अल्फा यही हो जाएगा सरल करके Z/2 - Z। अब W - बीटा निकाल सको, W का मान Z/2 - Z है, बीटा का मान ये है, सरल करो Z - 2 - 1 - Z/2 - Z, Z - 2 बटे कितना 2 - Z, W - मैंने क्या बताया, W - अल्फा बटे W - बीटा कर दो। दूसरा तरीका W - अल्फा बटे W - बीटा, तो W - अल्फा की वैल्यू यही है Z/2 - Z और W - बीटा की वैल्यू 2Z - 2/2 - Z, एल्स ये कट गया, Z/2 कॉमन ले लिया, Z - 1 और W - अल्फा का मान 0 रख दिया, बीटा का मान 1 रख दिया, तो W/W - 1 इक्वल टू 1/2 और Z/Z दोनों सेम है। ठीक है, तरीका ये भी आसानी है, लेकिन कभी कभी गलत बन जाता है। समझ में आ गया? अब बात करेंगे, बताइए फॉर्म कौन सी है, कंपेयर करके निकाल देंगे। तो इसमें लैम्डा का मान क्या है, 1/2 आएगा, केस कौन सा है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होगा, तो 2 घात की समीकरण बनी, बताया था W बराबर Z लगा, 2 घात की समीकरण बनी, हाँ 2 रूट आए आपके, तो और 1/2 हो गया आपका, और 1/2 दूसरे केस में पॉजिटिव है, रियल नंबर है और 1 के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, हाइपरबोला। समझ में आ गया कृष्णा? तो ऐसे आप कुछ भी पूछ रहे सवाल में, सब चीज बता दी मैंने इसी सवाल में, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, पैराबोला, कुछ भी पूछे, नॉर्मल फॉर्म बनवा ली या फिर फिक्स पॉइंट। देखो अब जैसे मैं तुम्हें दूसरे सवाल में दिखा रहा हूँ करके, मैं क्यों कह रहा हूँ दूसरे फॉर्म को जोड़ क्यों दे रहा हूँ तुम्हें, इसलिए दे रहा हूँ, इस सवाल में समझ जाओ। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2, W is equal to BZ बटे BZ माइनस 4, कितना Z माइनस, क्या निकालना है, पहले तो हमें फिक्स पॉइंट याद कर लिए, नॉर्मल फॉर्म फिक्स पॉइंट के लिए W बराबर Z
ये जेड स्क्वायर माइनस जेड इवन जेड बराबर 3z माइनस 4। बुलाओ इधर, जेड स्क्वायर माइनस कितना 4z और प्लस 4 बराबर 0। जेड के मान निकालो, 4 इवन 4, 4 की ऐसे गुणन नहीं हो सकते तो जोड़ के 4 हो जाए, फिर किससे जेड के मान नहीं निकल रही है, सादा किताब में दे रखे हैं कुछ निकाल के नहीं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बनना है ये, जेड माइनस 2 की गुणा 2 का है ना, वैसा ना हो। तो जेड बराबर 2,2 रियल रूट हो गई, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा इसका है ना, जब ही हुआ ऐसा। तो 2,2 अगर रियल रूट आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको 2 की काउंटिंग में नहीं करते, 1 की काउंटिंग में करते, 1 होगा। अब इसको क्या बनाना है, जब रूट सेम है तो डब्ल्यू माइनस अल्फा, डब्ल्यू माइनस काटेंगे तो ये रह जाएगा। अरे यही तो होता है, चलो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, क्या होता है दूसरा तरीका, डब्ल्यू माइनस अल्फा, डब्ल्यू माइनस अल्फा बटे डब्ल्यू माइनस होता है, काट के 1 हो जाए क्योंकि अल्फा बीटा तो समान है। तो इस स्थिति में ये कैलकुलेशन बहुत कठिन बैठेगी आपको। फिर दूसरा केस अपनाना है, और जब रूट सेम आ जाए, कैसा है, रूट सेम आ जाए, क्या क्या स्थिति हुई, सी 0 हो गया, 1 है सी बराबर, डेल्टा 0 हो गया क्योंकि रूट सेम हो गए। जब सी 0 के बराबर नहीं है और डेल्टा 0 बराबर है, अर्थात रूट कैसे सेम है, एक रूट में काउंट कर दीजिए। और जब एक फिक्स पॉइंट होता है तो नॉर्मल फॉर्म होती है डब्ल्यू माइनस अल्फा 1/W माइनस बीटा प्लस में बीटा ना अल्फा ही लिखिए 1/W, हाँ इधर जेड है 1/W माइनस अल्फा, इधर 1/Z माइनस अल्फा प्लस लैम्डा। तुम्हारी बात बंधना है नहीं प्रश्न, मुझसे पूछ रहे हो, पूछ रहे हो, एक बार पूछोगे 4 बार बताऊंगा मैं। तो ये तरीका तो भैया कठिन रहा। दूसरा तरीका बस लैम्डा का मान निकाल दो और इसमें, और लैम्डा का मान क्या बताया था इस केस में, लैम्डा इज इक्वल टू सी बटे डी प्लस सी अल्फा। सी का मान क्या है जरा यहाँ से देखो, 1 है, डी का मान क्या है -1 है, सी का मान 1 है, और अल्फा का मान क्या है 2 है, जो फिक्स रूट बैठ रहा है इसका 1/-1 प्लस 2, और 2 में से क्या 1 को यहाँ रखो, 1/W माइनस अल्फा इक्वल टू 1/Z माइनस अल्फा प्लस का 1। देखो जरा ये फॉर्म है या नहीं, इसकी नॉर्मल फॉर्म 1/W माइनस अल्फा का मान रख दिया बस, यही फॉर्म। आगे समझ में नहीं आई, इस तरीके से आपको ये काम बाकी सवालों कर लोगे भैया ऐसे ही, एक्सट्रॉइड याद करना, नॉर्मल याद करना, केस बताना है, लिखते क्या है बच्चों। यहीं तक आपको ये काम करना है, इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ना है। यहाँ के बाद बस स्टेटमेंट पढ़ने, चलो बस सारा लगा लो कौन कौन से स्टेटमेंट पढ़ने आज, और फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ते आओगे, देख लीजिए।